सभी कैडेट्स को जय हिंद। आप सभी को मालूम है कि कल दिनांक 22 जनवरी 2023 को आप सबकी एनसीसी की 20 सर्टिफिकेट परीक्षा होने वाली है और हम सभी 20 सर्टिफिकेट परीक्षा की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आज मैंने किसी भी पीपीटी का प्रयोग नहीं किया है, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां हैं उसके मैं पहले ही करा चुका हूं। मेरी पूर्व की सभी कक्षाओं में आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर वहां नहीं होंगे, उनकी मैं व्याख्या साथ में ही आपको करता जाऊंगा। तो प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं राइट एलिमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के अवयव क्या क्या हैं? तो अगर अच्छे स्वास्थ्य के अवयव की हम बात करते हैं तो उसकी सीधी चीज है, सबसे ज़्यादा साहस होना चाहिए, एक नंबर। दूसरा, फ्रीडम फॉर एंग्जाइटी होनी चाहिए, मतलब जो एंग्जाइटी होती है डिप्रेशन की तरीके से होती है, ये नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंद होना चाहिए। सेंस ऑफ वेल बीइंग अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मेंटल एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, मानसिक जो तौर तरीके हैं वो सही हों। और उसके साथ ही स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो निश्चित रूप से आप गुड हेल्थ की ओर जा रहे हैं और यही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ये एक प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में आवे। दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि योग के 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखिए, योग के 5 एलिमेंट्स लिखिए। तो योग के क्या है? योग से जो शरीर की मसल्स हैं उन पर तनाव, उन पर खिंचाव, उनका टेंशन खत्म होता है। थोड़ी सी एनर्जी खत्म करने से, थोड़ी सी एनर्जी कम करने से योगा की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन उससे कई गुना एनर्जी हमें प्राप्त होती है। उसके साथ साथ सांस लेना, किस तरीके से हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहे, ये सभी योग के माध्यम से सही किया जा सकता है। ये तो बातें हो गई हेल्थ एंड हाइजीन की। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा, प्रथम उपचार से क्या समझते हैं? पहले भी मैंने इस प्रश्न की व्याख्या की है आपको। तो प्रथम उपचार, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तो जब कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है और हमें उसके बारे में पता लग जाए तो चिकित्सक के जाने से पूर्व जो उपचार किया जाता है उसी को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए प्राथमिक उपचार क्या है। अब इस समय कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, डेंगू है, मलेरिया है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में प्रश्न आ सकता है। कोरोना क्या है? तो आप बताएंगे वायरस से फैलता है, ये जो है जो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ता है, जिसके कारण हम इसकी रोकथाम के लिए मास्क लगाते हैं। और यह जो है वायु प्रदूषण से भी फैलता है। इससे जो है चेस्ट में कंजेशन, जो हमारा फेफड़े हैं उसमें कंजेशन हो जाता है, जाम हो जाते हैं, जहाँ पर बलगम बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें दिक्कत होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और बचाव के उपाय इसके पहले बताया गया। कोरोना से बचने का एक ही उपाय, मास्क लगाएं, 6 गज की दूरी बनावें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं। अगर इसी तरीके हम मलेरिया की बात करें कि मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं, तो मलेरिया से बचने के भी उपाय सीधी सी चीज़ है। जो मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने रहने की जगह पर कीटनाशक का छिड़काव करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और शाम को अपने शरीर को कपड़े से ढककर रखें। ये 4-5 चीज़ें जो हैं, जितनी भी मच्छर से
बीमारियां फैलती हैं, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, जो भी मच्छर जनित बीमारियां हैं, उन सब के बचाव के रास्ते एक ही है, अपने रहने की साफ जगह के आसपास साफ सफाई रखें, वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास की जगह में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और शाम के समय अपने शरीर को कपड़े से हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि जो विटामिन है, इनकी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से सूखा रोग। ये 4 बीमारियां हैं, ए बी सी डी। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, और डी से सूखा रोग। इसको हम देखेंगे और इसके बारे में जानकारी करेंगे। अब प्रश्न अभी पीछे मैंने कहा था योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो योगा करने से फ़ायदे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन में वृद्धि और रुचि, मानसिक शक्ति का विकास होता है, शरीर का लचीला और चिकना होना, शरीर लचीला हो जाता है, चिकना हो जाता है, नेत्रों की ज्योति कम नहीं होती, स्थायी हो जाती है, और व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है। तो इसकी भी हम जानकारी करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि पीछे भी मैंने कक्षाओं में पढ़ाया है अपनी, उनको आप एक बार देख जरूर लें, उनको सुन लें, क्योंकि सभी जितनी भी क्लासेस 5-6 चली हैं, अगर उनका टोटल वॉच आवर्स देखेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं है। और मेरा ये दावा है कि जितने भी अभी तक मैंने कक्षाएँ ली हैं, 5 या 6 कक्षाएँ मैंने इधर परीक्षा पूर्व तैयारी की ली हैं, अगर उन सभी वीडियोज़ को आप देखेंगे तो लगभग जो भी व्याख्या करने वाले प्रश्न हैं उसमें 100% प्रश्न, सभी प्रश्न इन्हीं से होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम डेज़ की बात करें, नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी। रिपब्लिक डे 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। टीचर्स डे 5 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। यूनिटी डे 31 अक्टूबर, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी कहते हैं। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। फ्लैग डे 7 दिसंबर। और लास्ट में हम एनसीसी डे की बात करेंगे। तो एनसीसी डे की कोई तिथि नहीं होती। एनसीसी डे प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह के अंतिम रविवार को होता है, कोई भी दिन ये हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग इस समय अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान पर भी आपको टिप्पणी लिखने को आ सकती है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, तो इसकी व्याख्या अगर हमें करने को कह दी जाए तो हम किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की व्याख्या करेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार का अभियान है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लीन इंडिया मूवमेंट। क्लीन इंडिया मूवमेंट है, और ये जो है भारत में जितनी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है हमारा, 4041 नगर और कस्बे हैं जहां पर ये एक साथ चल रहा है हमारा। और ऑफिशियली इसको 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान को, महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर। और इसमें जो है इसका एम है कि हमारे देश में कहीं पर भी गंदगी ना रहे, लोगों को समझाया जाए कि गंदगी ना फैलाएं, अगर कोई चीज़ गंदी है तो उसको सही जगह से रखें। उसके अलावा डिब्बे बनाए गए, नीला रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का, गीला कूड़ा किसमें रखना, सूखा किसमें रखना, हरी सब्जियां किसमें रखी, इस तरीके से ये बनाया गया है। और गवर्नमेंट का एम था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमारा पूरा देश ODF हो जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब जो खुले में लोग शौच क्रिया करने जाते थे उससे मुक्त हो जाए। लेकिन अभी भी हमारा देश ऐसा नहीं हो पाया है। सरकार ने लगभग 15 मिलियन टॉयलेट रूरल एरियाज़ में बनाए हैं, और जिसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है।
तो क्लीन इंडिया मूवमेंट या स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी करेंगे। ये प्रश्न दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छ भारत अभियान और गुड हेल्थ, इसको आप पढ़ के रखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके अलावा जो जिन प्रश्नों पर जहाँ तक मेरे अनुभव हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान, गुड हेल्थ, इसके बाद लीडरशिप, एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप के 5 गुण, इनको जरूर आप देख लें। पीछे की कक्षाओं में देखेंगे, वहाँ पर इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। और इसके अलावा हमारे जो कमान कार्यालय, कमान मुख्यालय हैं, पूर्वी कमान मुख्यालय, उत्तरी कमान मुख्यालय, पश्चिमी कमान मुख्यालय, इनकी भी आप जानकारी कर लेंगे, इनके मुख्यालय हमारे कहाँ कहाँ हैं। एनसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, जो कि दिल्ली में है। और उसके अलावा जो हमारे 16 स्टेट्स में एनसीसी के ऑफिस है, एडीजी ऑफिस है, वो कहाँ का है। उत्तर प्रदेश का ऑफिस लखनऊ में है, और इनके बारे में हम जानकारी ज़रूर करेंगे। आदर्श नागरिक के 5 गुणों के बारे में भी हमें जानकारी करनी है। एक आदर्श नागरिक के 5 गुण कौन कौन से होने चाहिए, इसकी जानकारी हमें करनी है, जो कि पीछे के वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगी। आप पीछे की वीडियो देखें, वहाँ से आपको इसके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास के लिए एनसीसी का क्या योगदान, इसकी तो मैंने कल या परसों में मैंने कक्षा ली थी, उसमें मैंने आपको व्याख्या की थी कि व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का क्या योगदान है, इसकी जानकारी कर लें। तो ये जो प्रश्न मैंने अभी लास्ट में बोले, ये लगभग 100% प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, गुड हेल्थ, लीडरशिप, कमान मुख्यालय, एनसीसी के हेड ऑफिस और ऑफिसेस, आदर्श नागरिक के 5 गुण और व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान, ये प्रश्न लगभग अनुमान है मेरा कि प्रतिवर्ष ये पूछे ही जाते हैं। तो इनके बारे में आप पीछे की जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे, आपको उस पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा, इनका पूर्ण नाम क्या होगा। तो उन पूर्ण नामों के बारे में भी आपको जानकारी करनी है कि इनके पूर्ण नाम क्या क्या हो सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो पूर्ण नामों में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है सीडीएस। सीडीएस का नाम बार बार हम लोग लेते हैं। सीडीएस क्या है, तो सीडीएस के बारे में हम आपको बता दें कि पूर्व में भी सीडीएस की जब हम बात करते थे तो सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज भी होता है, लेकिन इस समय सीडीएस का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विस भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विस भी बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से लेफ्टिनेंट कर्नल का सीधे अपॉइंटमेंट होता है और ये ग्रेजुएशन के बाद होती है। लेकिन इस समय अगर हम सीडीएस के फुल फॉर्म की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ का जो चीफ है, चूँकि सबसे पहले सीडीएस अभी कुछ दिन पहले ही बने थे, जिनका नाम विपिन रावत था और सबसे पहले भारत के सीडीएस थे, तो इसलिए प्रश्न सीडीएस का फुल फॉर्म निश्चित रूप से आपसे पूछा ही जाएगा प्रत्येक दशा में। इसको आप देख लेंगे अच्छे से। इसके अलावा आईएमए का फुल फॉर्म भी मेरे हिसाब से 100% आपकी परीक्षा में होगा ही होगा कि आईएमए का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएमए का फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसको भी आप पढ़ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में आईएमए का फुल फॉर्म आपको हर हाल में पढ़ लेना है। इसके साथ हमें अपने देश के राष्ट्रपति, कम से कम 5 राष्ट्रपति के नाम, प्रथम और वर्तमान, इसके साथ साथ 5 जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रथम और वर्तमान को लेते हुए हमें 5 जो है प्रधानमंत्री के बारे में भी जानकारी कर लेनी है किसी भी दशा में। इसके अलावा एक प्रश्न मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। इसके पहले हम आपको बता दें एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से इस समय ज्वलंत समस्याओं में आता है, और इस तरीके के चूँकि एनसीसी के प्रश्न जो भी होते हैं ये ज्वलंत समस्याओं को लेकर के होते हैं, तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न इस तरीके का भी परीक्षा में होना चाहिए कि मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के उपाय।
मोबाइल को प्रोटेक्ट करना मतलब आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट नहीं करना, मोबाइल से जो आपकी समस्याएं आ रही उनको प्रोटेक्ट करने के उपाय तो वही है कि आपको अगर कोई कॉल करे तो उसे कभी अपना OTP ना बतावें, अपने मोबाइल को पासवर्ड से लॉक करके रखें और अपने मोबाइल को पासवर्ड से लॉक करके रखें। साथ ही अननोन नंबर से कॉल आए तो जो +91 नंबर से कॉल आती है, अपने इंडिया की आती है, उनकी तो बात कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बाहर की कॉलें आती हैं उनको बिल्कुल मत उठावें। जो अननोन कॉल्स हैं उनको उनसे बचें। और कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करके बैंक कर्मी बन करके आपसे ATM के जो है ATM का आपका डिटेल जानना चाहे, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहे, उसको कदापि न बताएं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आपके मोबाइल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं वो ना हो। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान है कि जिन विद्वानों ने प्रश्न पत्र बनाया होगा इस तरीके के प्रश्न पत्र को मैं प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को अवश्य जोड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें और भी पूछी जाती हैं। व्याख्या करने को आ जाता है कि व्याख्या कीजिए। तो जैसे कारगिल ऑपरेशन हमारा हुआ था, कारगिल ऑपरेशन, कारगिल युद्ध, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कारगिल युद्ध का क्या हुआ था। कारगिल युद्ध जुलाई 1999 में हुआ था और उसमें जो भी चीज़ें हुई थी आप इसको पढ़ लेंगे। कारगिल युद्ध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कारगिल का युद्ध था, चाइना युद्ध, दोनों के बारे में आप बात कर लेंगे। इसके अलावा कल भी मैंने आपसे बताया था कि सुभाष चंद्र बोस या इस तरीके की लोगों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसी में अगर आप देखें तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, इनके बारे में भी प्रश्न हो सकता है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में कुछ लिखें। तो मैं आपको बता दूं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था और दिसंबर 1934 में वे जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने और वहाँ से मानेकशॉ जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और चीन और पाकिस्तान के भी युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसमें मानेकशॉ जी की दूरदर्शिता देखने को मिली। मानेकशॉ सबसे पहले जनरल थे जिन्हें फील्ड मार्शल हासिल करने का सम्मान मिला था। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में आप जानकारी कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे कि ये कौन कौन क्या थे। उसके अलावा एक प्रश्न सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो सन 1971 में हुआ था। पाकिस्तानी सेना जो थी पूर्वी पाकिस्तान में चलाए जा रहे दमन चक्र को रोकने के लिए भारतीय सेना ने युद्ध किया था। चूँकि जो पूर्वी पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो आज जहाँ पर पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। जो पूर्वी पाकिस्तान जहाँ पर बांग्लादेश था, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का चल रहा था उसको रोकने के लिए, उनका जो बदमाशी चल रही थी उनको परेशान करने की, उसको रोकने के लिए भारतीय सेना ने वहाँ पर लड़ी थी जाकर के। और इसका भी नेतृत्व फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने ही किया था। 16 दिसंबर 1917 को 85,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और यह केवल फील्ड मार्शल मानेकशॉ के ही सूझबूझ का परिणाम था। और उसी के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके बांग्लादेश हो गया और बांग्लादेश का जन्म हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। तो आज जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, अगर उनके उत्तर आपको अभी त्वरित नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरे पूर्व के जो भी 4-5 दिन के वीडियोस हैं उनको आप गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे, निश्चित रूप से आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को कल की 20 सर्टिफिकेट परीक्षा में होने की, सफलता से उत्तीर्ण होने की, और यदि आपने मेरे सभी वीडियोस को पुनः एक बार रात में रिवीजन कर लिया तो अल्फ़ा ग्रेड प्राप्त करने की ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।